सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कपालभाति पर। तो कपालभाति पर मेरा विषय रहेगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, हम देवभूमि आज ऋषिकेश में आए हुए हैं। तो ये पुण्य धरा पे जो हमारी गंगा माँ बह रही है, तो मेरा विचार था कि इसके तट पर बैठ कर के एक वीडियो इस तरह से डाली जाए जो आपके रोगों के ऊपर बोला जा सके। तो ये बहुत अच्छा विषय रहेगा हमारा, क्योंकि इतना शुद्ध वातावरण है यहाँ का, प्रकृति का पूरा नज़ारा है। और यहाँ वातावरण इतना शुद्ध है कि आपकी प्राणवायु इतनी आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। अगर आप ऐसे तट पर बैठ कर के इतनी शुद्ध जगह पर बैठ कर के अगर प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति का संचार होगा कि आपके अपने आप ही रोग मुक्त होने लगते हैं। आपका शरीर रोगों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वातावरण इतना शुद्ध है और वायु इतनी शुद्ध है। क्योंकि शहरों के अंदर तो प्रदूषण के कारण वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि धूल मिट्टी के कारण और धुएं के कारण कि हम पानी तो क्या, श्वास भी हमारी दूषित हो चुकी है। तो मेरा विषय था कि जो हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम हमारे शुद्ध वातावरण में ही हो। तो यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, तो हवादार है, इतनी शुद्ध वायु हमें यहाँ मिल रही है और एक अलग ही प्रकृति का नज़ारा है और आनंद है। तो उस आनंद के साथ अगर हम प्राणायाम, योगासन प्राणायाम करें तो बहुत अद्भुत हमारी शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सीधे कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठें और इसमें ध्यान रखना है खास करके कि हम खाली पेट इस अभ्यास को करें। पेट में किसी भी तरह का ना तो अन्न होना चाहिए, ना ही मल होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को फ्रेश कर लें, शुद्ध कर लें किसी भी तरह से, और आपका पेट भी खाली रहना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, कम से कम 4-5 घंटे हो चुके हों। और बहुत ज़्यादा आपकी आंतों में जो कब्ज़ की शिकायत होती है, जैसे मल चिपका होता है, तो ऐसा भी नहीं हो। पहले अपना कब्ज़ को ठीक करना पड़ेगा। इससे कब्ज़ ठीक तो होता है, लेकिन आप पहले बहुत ज़्यादा अगर कब्ज़ है तो बहुत ज़्यादा कब्ज़ में भी नहीं कर सकते। इसमें हमने खास करके ध्यान देना है कि किसी भी तरह का कि हमारी आंतों में कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो अपने चिकित्सक और अपने योग शिक्षक के सहयोग से इन अभ्यासों को करेंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा फैटी लीवर जिनका हो चुका है, फैट बहुत आपके लीवर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ चुका है, या उसमें किसी भी तरह की सूजन आ चुकी है, या आपको किडनी की शिकायत है, तो उसमें भी आपने अपने योग शिक्षक और चिकित्सक के सहयोग से ही इस अभ्यास को करना है। और जिनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन रहता है और माइग्रेन की शिकायत है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द जैसे, क्योंकि उनको नसों की समस्या है, तो जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके ब्लड के प्रेशर पे असर पड़ने लगता है। तो आपने ब्लड प्रेशर को भी अपना कंट्रोल करना है। और दूसरा कि जिनको माइग्रेन बहुत ज़्यादा है तो वो पहले भस्त्रिका या अनुलोम विलोम करके अपने बीपी को धीरे कंट्रोल करना है, और फिर उसके बाद इस कपालभाति को अपने शिक्षक के सहयोग से ही करना है। मैं बार बार इस शिक्षक के सहयोग से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब शुरुआत करते हैं, जो पुराने साधक हैं वो तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो नया होता है वो गड़बड़ कर जाता है। तो गड़बड़ नहीं होनी है, क्योंकि इससे अगर बिगड़ चुका है, ये बड़ा ज़बरदस्त प्राणायाम है, क्योंकि ये हठ योग में भी आता है और षट क्रम में ये क्रिया से जाना जाता है। तो ये हमने बड़े इसको सोच समझ करके इस अभ्यास को करना है। तो कपालभाति को सही से करने का तरीका 1 सेकंड में एक बार है। जो रोगी हैं वो अपने रोगानुसार करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोनों नासिका से आपकी श्वासें इस तरह से बाहर निकलनी चाहिए। जैसे जब हम नाक साफ़ करते हैं ना, तो एक नासिका को हमें बंद करना होता है। तो जो शुरुआत कर रहे हैं, जो नए साधक हैं, उनके लिए ये
तरीका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जब श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो कुछ लोग श्वास को अंदर ले रहे होते हैं, तो वो अंदर नहीं लेना, श्वासों को गति के साथ बाहर फेंकना, दोनों नासिका से श्वास हमारी बाहर आनी चाहिए। तो इस तरह से देखें, ये 1 सेकंड में एक बार था। अभी मैंने जो आपको अभ्यास करके दिखाया ये वायु मुद्रा में करके दिखाया, तो एक हाथ मेरा घुटने पे और एक हाथ मेरा नासिका पे। तो ये जो मुद्रा है ये बहुत कारगर है। जो लोग शारीरिक शक्ति से क्षीण हैं, अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार चाहते हैं, तो कपालभाति में वायु मुद्रा बना करके रखें। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको भी ये मुद्रा बना के रखनी चाहिए कि जो मैंने आपको बताया, एक नासिका बंद करके श्वास को बाहर झटके के साथ बाहर फेंकते हैं। तो इसमें ज़्यादा ज़ोर से भी झटके नहीं देने। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से गति के साथ इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा बीपी ना बढ़े, बीपी हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। जो विधि बताई जाती है, अगर आप उसी विधि अनुसार इस अभ्यास को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास को सिर्फ 1 सेकंड में एक बार किया जाता है। अगर आप इसको गति के साथ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे की साइड में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिन लोगों को विधि गलत करते हैं तो उनको कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो कमर का दर्द इससे अपने आप ठीक होगा, आपके ब्लड का जो प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ेगा और ना आपका प्रेशर घटेगा, आपका कंट्रोल रहेगा अगर आप 1 सेकंड में एक बार इस अभ्यास को करेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप सामने बैठें, किसी शिक्षक के सामने बैठें और बैठ करके इस अभ्यास को करें और इसका आनंद लें। 1 सेकंड में एक बार करना है। इसको बढ़ा करके कम से कम 10-15 मिनट तक स्वस्थ व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन डेली करना चाहिए। जो कैंसर पेशेंट हैं या ट्यूमर पेशेंट हैं, उनको अपने शिक्षक के सहयोग से ही इस अभ्यास को करना है, क्योंकि उसमें आधा घंटा, 1 घंटा तक इनको करवा दिया जाता है। जिनको पैरालिसिस हो चुका है, जिनकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनको पथरी है, जिनको शरीर के अंदर गांठें बनी हुई हैं, उन गांठों को मेल्ट करना है। तो जब आप अपने शिक्षक के सहयोग से इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते। शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गांठें हैं, वो गांठें मेल्ट होने लगती हैं। आपको पथरी है तो पथरी भी आपकी मेल्ट होने लगती है। अगर आपकी नसों में कहीं ब्लॉकेज है तो और अभ्यासों के साथ इस अभ्यास को भी करते हैं तो ब्लॉकेज की भी समस्या ख़त्म होने लगती है। जिनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है या बहुत ज़्यादा कब्ज़, अपच की समस्या है, पेट में कई तरह के विकार हैं, उन विकारों से भी इस अभ्यास के द्वारा हम बच सकते हैं। तो इसको करने का तरीका, बस आपने इसको सीखना है। तो अपने शिक्षक के सामने बैठें और फिर उस अभ्यास को करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो पुराने साधक होते हैं ना, वो इन अभ्यासों को करते करते वो अपने जो तरीका, जो हमारा बहुत अच्छा तरीका ठीक था, उसको भूल जाते हैं। फिर नए तरीके से पता नहीं कहाँ से वो सीख जाते हैं, वो फिर गड़बड़ करने लगते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भूल चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमने कितने अच्छे से इन अभ्यासों को किया है, लेकिन वो पता चलता है जब कोई और योग शिक्षक उनको चेक करता है, पता चलता है कि उन्होंने अपने अभ्यासों में गड़बड़ की है। तो लाभ नहीं मिलेगा, लाभ की जगह हानि मिल सकती है। तो हम इस तरह से इसका लाभ उठाएं, लेकिन ध्यान रखें जो बहनें माताएं हैं, जो उनके 4-5 दिन होते हैं तो वो उसमें निषेध इस अभ्यास को रखें। और जिनको हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ हो तो ऑपरेशन के समय में भी उन्होंने इसमें एहतियात बरतनी है, क्योंकि कम से कम 6 महीने से 9 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन को, तो तब इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन खास करके ध्यान रखा है, जिनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ हो उनको भी ध्यान रखना है इस बात का, या जिनको भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का विकार है, चाहे वो किडनी है, चाहे लीवर है, या और कई सारी ऐसी समस्याएं पेट से रिलेटेड हैं, अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस दर्द के समय में भी आपने कपालभाति नहीं करना है। तो और मैं बता दूं, जो माताएं बहनें जो अभ्यास करती हैं और
उनका जो मंथली का जो समय होता है कई बार बिगड़ चुका होता है, उसको भी रूटीन पे लाने के लिए, या कई महीने से उनको मंथली की समस्या आती है तो वो उष्टासन में इस कपालभाति को करेंगे तो लाभ मिलेगा। मैं कभी फिर वीडियो डालूँगा कि उष्टासन में कपालभाति किस तरह से किया जाता है। तो जब आप अभ्यासों को करेंगे आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मंथली के समय जो दर्द होता है उस दर्द से भी मुक्ति मिलेगी। कई सारे आपके रोगों के ऊपर फिर से अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा कपालभाति प्राणायाम।